Fine, very good morning. In the previous class, what we had done, we had just went for the events of the French Revolution. कि कैसे वो events जो थे, कैसे what had happened कि the meeting was called for the taxes and the people of the third estate, they were not welcomed, and the demand of them was that every person should be having the right to vote. That was also denied by the king. So they had left the meeting and they had framed the constitution, और ये जो constitution बना था, it was ready in 1791, right? So ये जो constitution बन के तैयार हुआ था, इसका main purpose क्या था कि to limit the powers of the monarch. So monarch की जो powers थी वो limit कर दी गई. वो कैसे limit कर दी गई कि अब ये system बनाया गया था that the government will be made and the powers will be divided in different organs. That was legislature, executive and the judiciary. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अभी भी हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं. और ये जो सिस्टम है इसे हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं. ऑर्गन्स इन द सेंस दैट आर द हॉरिजेंटल वन. आप लोगों को आई डोंट नो एक क्लास में आप लोगों ने किया है कि नहीं, जहां पर आपका चैप्टर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स था, राइट? सो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वी आर हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, टॉप पे वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट. आपने नोट किया होगा ये हम लोग वर्टिकल बनाते हैं, वी मेक इट अ वर्टिकल. टॉप पे हमारा होता है सेंट्रल लेवल, उसके बाद हम एरो साइड बनाते हैं. जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एक एरो सा बनाते हैं, और उसके नीचे होता है हमारा स्टेट लेवल, उसके नीचे होता है लोकल लेवल, राइट? ये इस ढंग से हम लोग फ्लो चार्ट्स क्यों बनाते हैं? जब हम वर्टिकल बनाते हैं, इट मीन्स दैट द लोअर लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द अपर लेवल, या अपर लेवल के अंडर ये लेवल्स जो है ये आते हैं, राइट? इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिविजन. एक होता है हॉरिजेंटल डिविजन ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. हॉरिजेंटल में आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल. लेजिस्लेचर क्या होता है? जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दीज आर द लेजिस्लेचर्स, राइट? लेजिस्लेटिव है ये. उसके पैरेलल आता है आपके एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु इम्प्लीमेंट the decisions taken by the legislature. और एक्चुअल में क्या होता है, यही गवर्नमेंट भी चलाते हैं. इसमें आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं. जो लेजिस्लेचर ने जो डिसीजन दे दिया है, जो मिनिस्टर ने डिसीजन दे दिया, उसको इम्प्लीमेंट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का. तो नॉर्मली जब हम गवर्नमेंट कहते हैं ना, तो हम गवर्नमेंट कहते हैं, इट मींस वी आर रेफरिंग टू द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारे सारे काम जो है कहां से होते हैं? हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में से ही होते हैं, राइट? सपोज अगर हमारे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द मिनिस्टर, वी आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर द मिनिस्टर देयर. हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं दे विल टेक केयर ऑफ आवर नीड्स, आवर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन. सो हमारे लिए क्या है, हम लोग जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम यही की बात करते हैं. हम लोग कई बार नहीं, वी जस्ट कीप ऑन क्रिबिंग. जब लाइट चल जाती है, अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, लाइट चली जाती है, आई मीन प्रोविजंस नहीं है एंड सो ऑन, वी कीप ऑन क्रिबिंग. सो उस समय क्या हम मिनिस्टर की बात कर रहे होते हैं? नहीं, हम लेजिस्लेचर की नहीं, हम एग्जीक्यूटिव को रेफर कर रहे होते हैं. वो जो ये चीज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. थर्डली होता है कि अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट? थर्ड ऑर्गन जो है दैट इज द जुडिशरी. कि अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है तो दैट वी हैव द जुडिशरी टू फॉलो. प्लस अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो है वो लोगों के राइट्स को वायलेट कर रही है, तो उसके लिए भी द पीपल कैन गो टू द जुडिशरी फॉर गेटिंग द जस्टिस. अब इसे हम कहते हैं ऑर्गन्स. ऑर्गन्स जो है ये हॉरिजेंटल होते हैं, लाइक दिस, राइट? हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के अंडर नहीं है. They are independent of their working, nor they can interfere in the working of each other. तीनों की पावर्स अलग हैं, तीनों ऑर्गन्स की पावर्स अलग हैं. ये एक दूसरे के काम में भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, राइट? They can have a check on the working, but they cannot interfere in the working of each other. So ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं.
राइट. सो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड एज आई सेड कि इनके पावर्स जो है सबकी डिफाइंड, वेरी वेल डिफाइंड पावर्स इनकी होती हैं, और वेल डिफाइंड पावर्स के अंडर ही ये लोग काम करते हैं. एनी हाउ, सो ये जब डिसाइड कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दैट द गवर्नमेंट्स पावर विल बी डिवाइडेड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट ऑर्गन्स, उसके साथ ही ये जो फ्रांस था, नाउ इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या है इसको मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को आज के कंसर्न में इस चीज को रेफर करते हैं, तो आज के कंसर्न में तो हम कह सकते हैं कि जो मोनार्क्स हैं दे आर वेरी सेरेमोनियल, राइट. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि जब फ्रांस में अभी जस्ट एक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद कुछ ही टाइम पे, एक साल के अंदर वहां पे मोनार्की जो थी वो अबॉलिश करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दी गई. सो वाज इट इजी फॉर दैट पर्टिकुलर किंग टू सरेंडर ऑल हिज पावर्स? Will he not be interfering in the working of the government? Will he leave the country on his own, or will he leave the country to the elected representatives? We cannot expect that. तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अब पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है वो कंट्री को चलाएगी और जो मोनार्क है वो कहीं भी इंटरफेयर नहीं करेगा. हम इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी फ्रेश वन. हाँ, ये बात होती है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है इन द आई मीन कोर्स ऑफ टाइम, ये पास जो है, ये जो लोगों की जरूरतें हैं वो चेंज हो जाती हैं, पावर्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, लोग आई मीन मेनी चेंजेस आते हैं. अभी इतनी जल्दी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जो किंग है वो अपने आप को पूरी तरह से अपनी पावर्स को सरेंडर कर रहा है. Now, what are the other features of this constitution which was ready in 1791? 1791 में constitution का अपना draft पूरा तैयार हो गया था, that was handed over. It was made by the National Assembly. अब इसमें सबसे पहले चीज क्या की गई थी? That the right to vote was given. But again, right to vote was not given to everyone. हर किसी को ये right to vote नहीं दिया गया. किसको दिया गया था? The men. Again, I'm saying the men of 25 years of age plus you can say those who had paid the tax equal to the 3 days of a labor's wage. वहां पे जो लेबर्स का वेज होता है, जो 3 दिन के लेबर के वेज के बराबर टैक्स पे कर रहा है और उसकी एज 25 साल है and he's a man, he will be getting the right to vote. Below 5 years of age, no right to vote. Not a taxpayer, no right to vote. And if not a man, I mean women, was not at all getting the right to vote. So a constitution bana. Still it was not in favor of the women. Women जो थी वो बहुत ज़्यादा disappoint रही, because the right to vote was not given to the women here. Right? इसको बड़ा limit कर दिया गया. Right? सिर्फ men ही होंगे, and men भी आगे further taxpayer होने चाहिए, और I mean they were given the title of active citizens. Right? अब जो लोग वोट दे सकते थे, they were called the active citizens, whereas those who could not vote, those who were not having the right to vote, were given the status of passive citizens. Right? इसके अलावा अगर किसी ने contest करना है इलेक्शन, तो उसके लिए he has to be there belonging to the highest bracket of the taxpayers. Right? अब women as such did not get the right to vote, and you will be surprised to know कि इसके बाद women had struggled a lot to get these right of vote, और all around 150 years after this revolution, the women in France could get the right to vote. So here we can say that we Indian women, they are fortunate enough to get the right to vote immediately after the country got independent. जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके साथ ही हमें राइट टू वोट जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दे दिए गए. तो हमें विमेन को हमारी कंट्री में एटलीस्ट स्ट्रगल नहीं करना पड़ा वोटिंग राइट्स के लिए. वेयर एज कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर विमेन हैड टू स्ट्रगल अ लॉट.
राइट. सो एज मेंशन, अब इन्होंने क्या सिस्टम क्या कर दिया था इलेक्शंस का, दैट कि पहले एक यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल विल बी इलेक्टेड, राइट. अब उस ग्रुप ऑफ पीपल में से फिर एक और फॉर्म जो था, दैट वाज टू बी देयर, जो कि फर्दर रूल करेगा. लाइक जो एक्टिव सिटीजन है वो किसके लिए वोट करेंगे, दे विल बी वोट फॉर इलेक्टर्स. मीन्स इलेक्टर्स है अराउंड 50,000 रिप्रेजेंटेटिव्स, अराउंड 50,000 रिप्रेजेंटेटिव्स. सो एक्टिव सिटीजन्स चूज करते थे, इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को दैट वर अराउंड 50,000 इन नंबर. और उस इलेक्टर्स में से फर्दर नेशनल असेंबली बनाई गई थी विच वाज हैविंग 745 मेंबर्स, राइट. अब ये नेशनल असेंबली जो थी, इसका काम क्या था? नेशनल असेंबली वाज टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ द किंग, राइट. द असेंबली वाज देयर टू control the powers of the king, and even it was controlling the further noble and the ministers also, right. अब ये था कि जब पहले हम जैसे जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो वोट करते थे इलेक्टर्स को, नेशनल असेंबली को एक्टिव सिटीजन्स वोट नहीं करते थे. उन्हें कौन चुनता था? उन्हें ये जो 50,000 इलेक्टर्स होते थे ये फर्दर वोट करके नेशनल असेंबली को चुनते थे, राइट. No doubt National Assembly was there to control the working or the powers of the king, right. But king was having the veto power. In case कोई decision National Assembly ले लेती है and if the king felt कि ये decision जो है that is not appropriate, or what he could use is veto power. Veto power क्या होती है? The right to say no to any decision, राइट. सो जिसके पास पावर होती है, अगर वो अपनी इस वीटो पावर को यूज करता है तो ऐसे में इस बाकी सारे मेंबर्स अगर एक तरफ है, एक पर्सन ने वीटो पावर यूज कर दी तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा. इट कैन बेटर बी एक्सप्लेन्ड विद द एजेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ. यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है, राइट, एजेंसी है इसकी एक रेदर. और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट. बाकी जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं 2 साल के, राइट, 2-2.5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इट इज यूएसए, यूएसएसआर, देन रशिया, चाइना एंड फ्रांस, राइट. ये 5 मेंबर्स हैं, इसके परमानेंट है. अब ये जो 5 मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है. सपोज कोई डिसीजन ले लिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, राइट. अब इन 5 में से कोई एक कंट्री ऐसी है जो चाहती है कि वो ये डिसीजन ना लिया जाए, राइट. तो ऐसे में अगर एक सिंगल कंट्री भी से फ्रांस अगर वो ये कह देता है कि ये डिसीजन नहीं लेना है सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर चाहे यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ये सारी कंट्रीज कहें कि डिसीजन लेना है, बट एज फ्रांस हैज सेड, फ्रांस हैज यूज्ड इट्स वीटो पावर, डिसीजन कैन नॉट बी टेकन. वीटो पावर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल होती है कि इट कैन से नो टू एनी ऑफ द डिसीजन पास which has been taken by a number of people or even by the majority of the people, right. So here the king could use the veto power, and उससे क्या था कि एटलीस्ट वीटो पावर से द किंग could control the national assembly also, right. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स विद द प्रियम्बल. आप लोगों की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, उसमें प्रियम्बल जरूर बना हो, राइट. प्रियम्बल क्या है? दैट्स अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. इसे हम इंट्रोडक्टरी भी कहते हैं. जब हम प्रियम्बल पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वी कम टू नो व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं आप लोगों को एक बार प्रियम्बल दिखा देती हूँ. फाइन. सो वी कैन सी दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज प्रियम्बल.
राइट जब आप ये प्रियम्बल देखते हो तो यू कम टू नो अबाउट कि व्हाट द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी, where it is mentioned that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, right? ये सारे के सारे जो है इसे हम लोग फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी चीज से, इस पेज से ही स्टार्ट होता है, राइट? तो अब हमें इसमें से पता लग जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम लोग ये सारे फीचर्स जो हैं दैट आर प्रोवाइडेड, राइट? सो एक प्रियम्बल से वी गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। फाइन, सो एज जस्ट यू हैव सेड, यू हैव सीन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, वैसे ही जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज इट बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, जिसमें कि काफी सारे एंडलेस लिस्ट जो थी, काफी सारे राइट्स जो थे वो इसमें मेंशन थे जो लोगों को दिए हुए थे। आई कैन रीड आउट जस्ट वेरी फ्यू फॉर यू। राइट्स, right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, and many more laws were there which were mentioned, right? और you'll be surprised to know कि हमारे जो 6 fundamental rights हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो भी हमें यहाँ से we have been inspired by this declaration of right of men and citizens. So हमारे जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें यहाँ से ही उसकी इंस्पिरेशन मिली है, एंड वी एंजॉय those rights which were already mentioned in French constitution long back, right? So you are required to go through this rights or declaration of rights of men and citizen, right? So in tomorrow's class, what will be in Monday's class, we'll be doing the political symbols, right? उस समय क्या था कि all the people, they were not educated, right? सारे तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, many people were there who could not read and write, तो उनके लिए क्या होता था, symbols जो थे वो बनाए जाते थे so that the people could get inspired, क्योंकि nationalism was going on, the revolution was going on, and I mean the feeling of the nationalism was to be inculcated among the people. So those who could not read and write, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके लिए स्पेशली कुछ सिंबल्स क्रिएट किए गए, फ्रीडम का सिंबल, इक्वालिटी का सिंबल, एटर्निटी का सिंबल, सो दैट कि वो उस सिंबल से ही दे कुड गेट कनेक्टेड एंड दे कुड गेट इंस्पायर्ड by those symbols, and they could know ki that yes, they have to participate in this national movement, right? So ye jo symbols the, these symbols were say we will be covering it in tomorrow's class, right?